आज की इस वीडियो में हम अपने लेसन 3 एक चर का द्विघात समीकरण, ठीक है, उसके प्रश्नावली 3 के आगे के क्वेश्चन को हल करेंगे। और हम 5 क्वेश्चन जो है हल कर चुके थे, छठा में आए हैं, ठीक है। और हम जो है समीकरण 3 के सारे क्वेश्चन को क्या है, पूर्ण वर्ग विधि से हल करें, ठीक है। सेकेंड प्रश्नावली को गुणनखंड से, तीसरे को पूर्ण वर्ग विधि से और चौथे को श्रीधराचार्य सूत्र से करेंगे, ठीक है। पहला प्रश्नावली और पांचवें में लगभग कुछ नहीं है, समझो, ठीक है। तो ये हमारा जो है छठा क्वेश्चन है और इसमें हम पहले क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे। तो आप पहले समीकरण बनाना सीखेंगे, ठीक है। मैंने कल बताया था ना कैसे बनाना है समीकरण। अगर दो कंडीशन दिया तो एक कंडीशन का हम क्या करेंगे, पात्र का निर्माण करेंगे, फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन में उसे फुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो एक कंडीशन यहाँ तक दिया है, मैं पहले पढ़ के अच्छे से बताता हूँ। जैसे एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसे आपने शायद पहली बार सुने होगा, ठीक है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़े होंगे, ठीक है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग होता है, ठीक है। और इसका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 165 वर्ग मीटर है, ठीक है। और यदि समकोण त्रिभुज के शीर्ष लंब, ठीक है, इस शीर्ष लंब क्या है, शीर्ष लंब की लंबाई और उसकी आधार भुजा से 7 मीटर अधिक हो तो शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करना है। शीर्ष लंब की पहले तो आपको ये बताएंगे कि शीर्ष लंब की लंबाई कौन सा है, आधार भुजा कौन सा है समकोण त्रिभुज में, ठीक है। उसके बाद समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है, ठीक है। इसमें देखो क्या है ना, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 165 वर्ग मीटर है, ठीक है। तो क्षेत्रफल में क्या होता है, लंबाई होता है और चौड़ाई होता है, ठीक है। तो यहीं से हम क्या है, क्षेत्रफल में दो पात्र हो गए, समझो, लंबाई और चौड़ाई। तो एक को एक से मानेंगे और दूसरी को हम क्या है, उस फार्मूले से चौड़ाई को निकालेंगे। या यहाँ पे शीर्ष लंब की लंबाई दी है और आधार भुजा दिया है, ठीक है, लंबाई और भुजा दिया है। तो शीर्ष लंब दिया है एक और एक आधार दिया है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पहला कंडीशन दिया होता है, ठीक है, कभी कभी पीछे में भी दिया रहता है, उसको क्या करना है, हमें पात्रों का निर्माण करना है। क्योंकि एक चर का द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, एक चर को लेंगे, लेकिन एक चर मतलब एक पात्र होता है। तो एक चर को कैसे हम दो पात्र बनाएंगे, इसी फार्मूले से हम सीखेंगे। तो ठीक है, इसमें क्या पूछा गया है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 165 वर्ग मीटर है और जो शीर्ष लंब की लंबाई है समकोण के त्रिभुज का, उसके आधार से ना 7 मीटर अधिक है। शीर्ष लंब 7 मीटर अधिक है आधार से, ठीक है। तो हमें शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करनी है। तो पहले तो ये बता देता हूँ शीर्ष लंब की लंबाई क्या होती है, आधार क्या होता है, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। फार्मूले से ही हम दो पात्रों का निर्माण करेंगे। और यहाँ से दूसरा कंडीशन दिया है, लंबाई क्या है, शीर्ष लंब की लंबाई आधार भुजा से 7 मीटर अधिक हो, यह दूसरा कंडीशन है। पहला कंडीशन यहाँ तक समाप्त, दूसरा यहाँ तक समाप्त, ठीक है। इस दूसरे में दोनों पात्रों को फुट कर देंगे, इससे दो पात्र निकाल के। तो पहले ये जानो, शीर्ष लंब, ये क्या है ना, समकोण जानते हो ना, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। समकोण त्रिभुज क्या होता है, देखो पहले तो ये जानो, ये समकोण एक 90 डिग्री का होता है, ठीक है। एक कोण 90 डिग्री का हो, ये क्या है, 90 डिग्री का साइन है, ठीक है। ये क्या है, समकोण है। और इसका क्या है, ये जो है, ये कर देते हैं ए बी और ये सी, ये क्या है, शीर्ष लंब है। इसको केवल लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, ठीक है। ये आधार है, इसमें भी नहीं जाएंगे, इसको विकर्ण बोलते हैं, ठीक है। इसकी हमारे अभी जरूरत नहीं है, लंब और आधार की जरूरत है। तो ये क्या है, शीर्ष लंब और आधार,
ये कहाँ से निकले हैं पता है? ये शीर्ष लंब की पहले ये बता देता हूँ। इसका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2। आप इस फार्मूले को कभी कभी पढ़े होंगे, लंबाई गुणा में चौड़ाई। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे समकोण क्या है, शीर्ष लंब है, तो हम ये लंब करेंगे, लंब गुणा में आधार। ठीक है, ये कहाँ से आया ये बताता हूँ। ये है समकोण त्रिभुज का, ये क्या है, लंब गुणा में आधार, यानी लंबाई और चौड़ाई है। ठीक है, ये 1/2 कभी आपने कभी पढ़े होंगे। ये आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल पढ़े होंगे, लंबाई गुणा में चौड़ाई पढ़े होंगे। ठीक है, सब पढ़ते हैं, सही पढ़े होंगे। ठीक है, तो आयत का लंबाई गुणा में चौड़ाई। आयत कैसा होता है, देखो जस्ट इसका दुगना होता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये लंबाई, इसे मानो 1 मानो पूरा, और 1/2 का मतलब मानो आधी। ठीक है, ये आधा है। आयत कैसा होता है, ये देखो, ये फार्मूला कहाँ से निकल के आया, 1/2 लंबाई गुणा में चौड़ाई। ये क्या है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है। लंबाई मतलब लंब, चौड़ाई मतलब आधार, आधार के लिए है। ठीक है, तो ये देखो आयत कैसा होता है, ऐसा होता है आयत। ठीक है, इसी आयत का क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुणा में चौड़ाई होता है। ठीक है, लेकिन जब इसको विकर्ण से 2 भागों में बांट दिया जाता है तो 2 समकोण त्रिभुज प्राप्त होते हैं, सेम टू सेम। देखो इसके तरह, इस वाले को देखो, ए बी और ये सी, ये पूरा क्या है, ए बी, यहाँ पे डी डाल देता हूँ। देखो ये पूरा ए बी सी डी क्या है, एक आयत है, लेकिन ये ए बी सी, यहाँ पे देखो ए बी सी क्या है, आधी है। ये देखो ऐसे, मैं इतने को निकाल रहा हूँ ना। ठीक है, ये इतने को, ये ए बी सी और ये देखो आयत को जब विकर्ण है, ये विकर्ण है। ठीक है, मध्य मतलब सम्मुख कोण को, जब सम्मुख कोणों में जब रेखा खींचते हैं तो एक विकर्ण रेखा बनती है। ठीक है, इसको क्षेत्रमिति में देखेंगे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये 1/2 लंबाई गुणा में चौड़ाई क्यों हुआ, क्योंकि ये जब हम एक आयत को विकर्ण से बांटते हैं तो 2 समकोण त्रिभुज प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो एक के लिए देखो ये पूरी है ना, ये ए बी सी डी क्या पूरी है, अब ये ए बी सी क्या हो गई, आधी है। इधर अभी और आधी जोड़ना बाकी है। ठीक है, ऐसे समझाया जाता है, ऐसे। ठीक है, ऐसे मतलब ये आधी और बाकी है और ये आधी है, इसलिए लंबाई गुणा में चौड़ाई को आधी कर देते हैं समकोण त्रिभुज का, इसलिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है आधा। ठीक है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्र पूछा जाता है तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है उसको आधा कर दिया जाता है, तो हमें प्राप्त होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो मैं यह कह रहा हूं कि आयत से ही समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला है। ठीक है, हम इसको अभी यूज करेंगे। ठीक है, इस फार्मूले से क्या है ना, हम ना वो करेंगे, क्या कहते हैं, पात्रों का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो आप ये समझो, क्या शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिएगा है ना, तो हम इसको ही जो पूछा जाता है उसे माना करके लिखते हैं। तो यहाँ 2 पात्र है ना, मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे, एक शीर्ष लंब को पूछा ए बी की लंबाई। ठीक है, और आधार भी नहीं मालूम है हमें और शीर्ष लंब भी नहीं मालूम है, केवल हमें इस पूरे का, इस
त्रिभुज का क्षेत्रफल 165 वर्ग मीटर दिया है। वर्ग क्यों? क्योंकि दो पात्रों को जब हम गुणा करते हैं, यानी दो मतलब वर्ग, तीन पात्रों को जब गुणा किया जाता है तो तीन यानी घन, ठीक है। घन मतलब तीन होता है, वर्ग मतलब यहाँ पे यही समझना कि दो पात्रों को आपस में गुणा किया तब वर्ग आता है, ठीक है। क्षेत्रफल में दो पात्र होते हैं, आयतन में तीन पात्र होते हैं, तीन, ठीक है। तो आयतन को घन लिखा जाता है, घन मीटर, घन सेंटीमीटर, ऐसे। तो यहाँ दो पात्र है, हमें पहले पात्र शीर्षलंब को मानेंगे, शीर्षलंब की लंबाई मानेंगे x, उसके बाद आधार को इस पहले कंडीशन से हम दूसरे पात्राधार को निकालेंगे, ठीक है। तो मैं ये लिख रहा हूँ, शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात करने के लिए पूछा तो इसको ही मानेंगे x, ठीक है। जिसे पूछा जाता है उसको ही माना जाता है, माना करके लिखते हैं, ठीक है। तो माना कि पूरा लिखता हूँ, ठीक है। समकोण त्रिभुज की शीर्ष लंब की लंबाई, शीर्ष लंब की लंबाई बराबर x है, ठीक है। एक मान लिए शीर्ष लंब की लंबाई जैसे पूछा गया है, और हम जो क्या कहते हैं पूर्ण वर्ग विधि से हल करते हैं या किसी भी विधि से हल करते हैं, x की वैल्यू निकलती है, ठीक है। तो सीधा शीर्ष लंब की वैल्यू निकल आएगी हम यहाँ पे, ठीक है। तो हमने क्या शीर्ष लंब की लंबाई को माने। अब आधार को ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है ना, लिखा नहीं हूँ यहाँ पे, समकोण त्रिभुज, ठीक है। यहाँ पे लिखा दे, यहाँ पे आधार को क्या मानेंगे, 165 मीटर दिया है ना, तो है, तो आधार भुजा है ना, आधार भुजा हेतु बस लिखो, ठीक। आधार भुजा हेतु पहला प्रश्नानुसार करके लिखेंगे, प्रश्नानुसार, ठीक। प्रश्नानुसार क्या दिया है, एक नहीं लिखेंगे कि सीधा समकोण त्रिभुज, ये क्या, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया 165 बराबर करके 165 भी लिख सकते हैं, वर्ग मीटर, ठीक। अब क्या है, समकोण में क्या है, दो पात्र होते हैं, इसका मैंने फार्मूला बताया ना, देखो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, हम लंबाई चौड़ाई भी लिख सकते हैं, लंब और आधार भी लिख सकते हैं, इसमें कोई आपको सोचना नहीं, ठीक है। समकोण त्रिभुज है, समकोण है तो लंब ये है, ये आधार है, इसके लिए मैंने लंब और आधार कर दिया, ठीक है। इसमें लंबाई और चौड़ाई ही हमेशा मानी जाती, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है, लेकिन इसमें भी कोई गलती नहीं है, ठीक है। समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल हम इन दोनों को ले सकते हैं। तो मैं ये कर रहा हूँ कि पहले इस फार्मूले को समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल के नीचे लिखेंगे, बराबर करेंगे 165, ठीक है। तो चूंकि लंबाई ये है ना, तो हम लंबाई को लेते हैं, ठीक है। लंबाई वाले को हमेशा लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्या है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसके नीचे लिखेंगे इसका फार्मूला, ठीक है। तो लिखता हूँ मैं समकोण त्रिभुज का फार्मूला 1/2 ब्रैकेट में लंबाई गुणा में चौड़ाई, क्योंकि लंबाई गुणा में चौड़ाई क्या है, आयत का क्षेत्रफल है। इसको हम आधा से गुणा कर देते हैं तो ये आधी हो जाती है। आधा से गुणा करना मतलब बताते आ रहा हूँ, आधा किसी भी संख्या को 1/2 से गुणा करते हैं, देखो यहाँ पे गुणा है, किसी भी संख्या को 1/2 से गुणा करते तो वो आधी हो जाती है। ये क्या है, लंबाई गुणा में चौड़ाई, आयत का क्या है, क्षेत्रफल है, 1/2 से गुणा करने पर ये आधी हो गई, यानी आधी, ठीक है। आधी यहाँ पे आधी हो गई, ये वाली है, इसके लिए नहीं है, अब केवल इसके लिए है, ठीक है। ये ब्रैकेट लगाया, बराबर किया 165 वर्ग मीटर को नहीं लिखेंगे, ठीक है। आधार भुजा, तो मैंने यहाँ पे आधार भुजा लिखा है, ठीक है। तो
आधार भुजा की चौड़ाई लिखना था यहाँ पे, आधार भुजा की चौड़ाई, इसलिए तभी तो आएगा चौड़ाई, आधार भुजा की चौड़ाई हेतु। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लेना। ठीक है, आधार भुजा की चौड़ाई। ठीक है, क्योंकि प्रश्न में जो पूछा गया है वही यहाँ पे लिख होनी चाहिए। ठीक है, तो आगे ये हमने शीर्ष लंब की लंबाई को 1 समान है, तो हम यहाँ पे फुट कर देंगे। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, ये 1/2 क्या है, गुणा में आपस में, तो इसको इधर पक्षांतरित कर देंगे संख्या का। तो हम यहाँ पे केवल लंबाई गुणा में चौड़ाई लिखेंगे, बराबर करेंगे 1, 6, 5। अब देखो ये क्या, इसमें ये अंश है तो ये भाग, मतलब इधर चूंकि गुणा में है ना, अंश क्या होता है, इधर आके भाग बनाएगा। पहले ये इधर दिखा देता हूँ। देखो ये 1/2 है, किसी संख्या के साथ गुणा में है। ठीक है, यहाँ पे, और इधर क्या है, 1, 6, 5 है, तो ये क्या है, इसके साथ गुणा में है। ठीक है, ये अभी भाग में नहीं है, एक क्या है, भाग में नहीं है, एक भाग में नहीं है, तो पक्षांतरित होकर क्या बनाएंगे, इधर आके भाग। ठीक है, अब 2 इधर क्या है, इस पक्ष में, बराबर की इस पक्ष में भाग में है, तो 2 इस पक्ष में आके क्या बनाएंगे, गुणा। ठीक है, 2 गुणा, किसके साथ गुणा, इसके साथ गुणा। ठीक है, इसके साथ नहीं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इधर क्या होगा, 1, 6, 5, एक अगर हर में है तो उसका कोई लेना देने, केवल 2 बस लिखेंगे, गुणा में 2। ठीक है ना, एक यहाँ पे क्या है, अंश, इस संख्या के साथ क्या है, गुणा में है। ठीक है, और 2 क्या है, अंश के साथ भाग में है। ठीक है, ये एक भाग में नहीं है, गुणा में है, इसलिए इधर आके भाग बना रहा है, और ये जो 2 क्या है, भाग में है, इसलिए इधर आके गुणा बना रहा है। ठीक है, पक्षांतरित करे पर गुणा वाली संख्या भाग हो जाती है और भाग वाली संख्या गुणा हो जाती है पक्षांतर होने पर। कोई भी इधर इधर हो, कुछ कोई लेना देना नहीं, किधर भी पक्षांतरित करो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये 2 गुणा में 2 बनाएगा। ठीक है, और एक पूरे का 1 लिख देता हूँ। ठीक है, इसको एक बार और हल कर देते हैं, और हम शीर्ष लंबाई की x वैल्यू की यहाँ पे फुट कर देते हैं। लंबाई को कितना माने, x गुणा में चौड़ाई। ठीक, बराबर, अभी 1 की तो कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे ना हम बराबर करते जाएंगे ना, तभी जांचने वाले को ना थोड़ा अच्छा लगता है। अब देखो अच्छा दिखा। अब ये क्या है, 1 का तो कोई वैल्यू नहीं है अगर वो हर में है तो। ठीक है, अब 2 पंचे 10, हासिल 1, 2 छक्के 12, 12 1 13, हासिल 1, 2 1 2, 2 1 3। ठीक, 330। अब देखो यहाँ पे चौड़ाई और ये लंबाई एक से आपस में गुणा में है, तो हम चौड़ाई को यहाँ पे ज्ञात कर रहे हैं ना, आधार भुजा की चौड़ाई। ठीक है, यहाँ पे जो है आधार भुजा की चौड़ाई ज्ञात कर रहे हैं, उसकी पात्र को चौड़ाई की, तो हम ये x को इधर ले जाएंगे। ठीक है, चूंकि इधर गुणा में है तो इधर क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिखेंगे चौड़ाई बराबर लिखेंगे, बराबर के बाद जो भी संख्या होती है उसको लिखा जाता है। चूंकि ये x क्या है, चौड़ाई के साथ गुणा में, इधर आके क्या हो जाएंगे, पक्षांतरित होकर भाग में। तो ये इस तरह से हमारा चौड़ाई 330/x, घबराना नहीं कि ये बड़ी क्यों हो गई और ये इतना छोटी क्यों है, यहाँ पे x है। ठीक है, x की वैल्यू आ गया तो भाग कर दोगे तो ये कट जाएंगे। तो इस तरह से हमें दोनों पात्र प्राप्त हो गए, शीर्ष लंब की लंबाई, और यहाँ पे लिख देता हूँ आधार भुजा की चौड़ाई बराबर 330 मीटर है करके। इसको आप जब इतने लिख लेना तब नीचे में लिख लेना। ठीक है, मैंने यहीं पे है नहीं लगाना था मुझे। ठीक, तो हमारा 2 पात्र प्राप्त हो गए, x शीर्ष लंब की लंबाई x और आधार भुजा की चौड़ाई 330/x। अब प्रश्न में ये पूछा गया, कहाँ गए प्रश्न, हाँ यहीं पे है।
ठीक है, ये हमारे पहला कंडीशन क्षेत्रफल वाले हमने यूज किया ना, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पे देखो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 165 वर्ग मीटर। ठीक, इससे हमने दो पात्र का निर्माण कर लिए। ठीक, अब आगे ये देखो, यदि समकोण त्रिभुज की शीर्ष लंब की लंबाई, ठीक है, इसको छोड़ो, शीर्ष लंब की लंबाई उसकी आधार भुजा से 7 मीटर अधिक हो। ठीक है, यहाँ तक तो मैं आपको बताते आ रहा हूँ ना, अगर से अधिक, से कम या से 3 गुनी, 4 गुनी, 5 गुनी है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे क्या है, तुलनात्मक दिया है, दो पात्र है, शीर्ष लंब और आधार। तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं ये लिख देता हूँ, प्रश्नानुसार लिखते हैं, इसमें कंडीशन नहीं लिखेंगे पहला दूसरा करके, वो हमारे दूसरे लेसन में है। इसमें दिया है समकोण त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई उसकी आधार भुजा यानी चौड़ाई होना चाहिए जी, ऐसे। ठीक है, आधार भुजा यानी चौड़ाई से, देखो से है ना यहाँ पे, से 7 मीटर अधिक। ठीक है, से 7 मीटर अधिक है। ठीक है, तो अब देखो, अब ऊपर प्रश्न देखने की जरूरत नहीं है, अभी यही इतने तक देखो यहाँ पे ना शीर्ष लंब की लंबाई और आधार भुजा की चौड़ाई। ठीक है, आधार भुजा की चौड़ाई से 7 मीटर अधिक है। जब भी मैं बताते आ रहा हूँ, दो पात्र दिए ना, शीर्ष लंब और आधार भुजा। ठीक है, उसके बाद दिया से 7 मीटर अधिक, या से 4 गुनी, 5 गुनी, या से कम, से अधिक। तो इसमें क्या है, दोनों पात्रों को आपस में बराबर में लेंगे पहले, और दो पात्र हम बना चुके हैं। शीर्ष लंब की लंबाई x और आधार भुजा की चौड़ाई 330/x, तो हम दोनों को बराबर में लेंगे पहले, फिर हम बताएंगे ये 7 मीटर किसमें हम अधिक मतलब जोड़ेंगे। ठीक है, बराबर किए, ये शीर्ष लंब की लंबाई लिखना नहीं हिंदी में, और ये 300/x। अब देखो, दो पात्र हुए, हमेशा यही करना, हम क्या करते हैं, लेसन 2 में भी सेम टू सेम यही करते थे, दो पात्र होते थे और कंडीशन दिया हो जाता था, से अधिक, की गुनी, ती गुनी, ऐसे। तब दोनों पात्र को बराबर में लेंगे ही लेंगे। उसके बाद ये डिसाइड करेंगे कि ये से या कहीं पे की होता है। ठीक है, उसके आगे जाएंगे तो हमें कौन सा पात्र पहले लिखा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ना आधार भुजा दिखाई दे रहा है। ठीक है, आधार भुजा की चौड़ाई, तो ये 7 मीटर अधिक यानी +7 किसमें लगाएंगे, पहले से पहले जो आपको पात्र दिखाई दे उसमें ही लगाना है। ठीक है, शीर्ष लंब में नहीं लगाना। पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि शीर्ष लंब की लंबाई 7 मीटर अधिक है। हाँ, इसकी ही लंबाई अधिक है, लेकिन इस कंडीशन को हम पहले पात्र में लगाएंगे, आधार भुजा इसमें चौड़ाई में लगाएंगे। ठीक है, गणित में ऐसा ही होता है। इसको बता चुका हूँ, शायद बता चुका हूँ, क्योंकि जब हम हल करेंगे तो +7 क्या है, मैं ये कह रहा हूँ कि +7 इसमें लगाएं तो x की वैल्यू 7 अधिक रहेगी और ये 7 कम होगी। ठीक है, इसको छोड़ो। ठीक है, अभी इतना ही ध्यान देना। अब इसको आगे हल करते हैं। ये देखो, ये तो हल नहीं होगा, 330/30 +7, जब ये क्या है, भिन्न संख्या, ये प्लस है और एक पूर्णांक संख्या है, तो नीचे से गुणा होता है करके बताते आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये गुणा होगा, 300 प्लस है तो प्लस 7x। ठीक है, मैं बता चुका हूँ जी कि +7 अधिक क्यों देना है, उसमें
लेसन 2 में बताया हूँ, लेसन 2 में, ठीक है। फिर ये पूरे का बटा x, ठीक है। कैसे किए, पहले इन दोनों का गुणा किए तो 7x हो गया, अब पूरे का बटा x, ठीक है। अब इसको और आगे हल कर सकते हैं, इन दोनों को तो नहीं होगा क्योंकि ये चर अचर राशि है, ये केवल अचर राशि है, ये चर राशि है। इसका और इसका गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो इधर भाग में इधर आके गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ गुणा होगा तो क्या होगा, यहाँ पे एक घात है, यहाँ पे एक घात है, तो दोनों जुड़ के 2 घात हो गए। अब ये 300 प्लस 7x, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारा क्या है, द्विघात समीकरण बनने को तैयार। अब ये देखो यहाँ पे x² है, अब इसको इतने को पक्षांतरित करके इधर ला लेते हैं। इस +7 को हमने, अरे इसको छोड़ो, -7 होगा, मैं दूसरे पेज लेता हूँ, ठीक है। पक्षांतरित करेंगे तो माइनस प्लस जो है माइनस हो जाएगा। x² लिखे, इधर पक्षांतरित करें ना, इधर लाएंगे तो मैं 7x को पहले लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि घात की घटते क्रम में लिखते हैं, ठीक है। ये -300 बराबर, अरे 303 है ना, एक एक के थोड़ा थोड़ा में गलती होता है। तो ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया, ठीक है, द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण को हम पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे। तो आपको मालूम है पूर्ण वर्ग विधि से हल करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, सी का पक्षांतरण, यानी प्रथम, मध्य और अंतिम। अंतिम क्या है, मध्य पद है। देखो ये क्या है, वर्ग समीकरण का, ये क्या वर्ग समीकरण है, और ये वर्ग समीकरण का क्या मानक रूप है। इसमें सी को पहले पक्षांतरित करते, देखो इधर आ गया, प्लस माइनस मत शुद्ध देखना, यहाँ पे प्लस है तो ये भी प्लस में है करके पहले पक्षांतरित करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर x² में अगर गुणांक संख्या है, गुणांक है, तो उसको हटाते हैं। उसको हटाने के लिए दोनों पक्षों में क्या करते हैं, देखो यहाँ पे x² के साथ a यानी कोई संख्या है, ठीक है। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों में भाग करते हैं। देखो a का बटा a है, बटा a है, बटा a है, यानी भाग किए तो देखो ये कट गए तो x² खाली हो गए। यहाँ पे a था ना, a कट गए तो x², इधर a भाग में बना लेता है, ठीक है। उसके बाद मध्य पद को तोड़ने के लिए 2x को कॉमन लेते हैं, क्या बोलते हैं, कॉमन, उभयनिष्ठ, ठीक है। 2x गुणा करते हैं, फिर इस खाली स्थान के लिए हम इसी मध्य पद के गुणांक वाली संख्या को आधी करते हैं। पहले ये देखते हैं क्या क्या करेंगे। पहला तो समीकरण का अंतिम पद है उसको पक्षांतरित करेंगे, तो समीकरण के अंतिम पद -33 -330 को पक्षांतर करने पर फटाफट करते हैं, ताकि आज भी दो भी x² 7x बराबर किए, माइनस इधर 300। अब उसके बाद क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, गुणांक नहीं है तो कोई भाग नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, अब हमारा इस फॉर्म में है, ठीक है। हमारा समीकरण x² बच दिया है, यहाँ पे x², इसके गुणांक नहीं, इसका गुणांक नहीं है, तो डायरेक्ट मध्य पद को हटाएंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, हटाएंगे बोलते हैं, तोड़ेंगे। तो क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। जैसे यहाँ पे देखो x² है, कॉमन निकालने के लिए क्या करेंगे, 2x, और कॉमन निकालने के लिए क्या सिखाया था मैंने, 7x इधर दिया तो 2x से ही भाग दो, इसी भाग दो, ठीक है। हम इस तरीके को अपना रहे हैं, ठीक है। अगर समीकरण में क्या आएगा बताया था ना, अगर भिन्न है, पूर्णांक है 2 से भाग करेंगे करके, और भिन्न है तो 1/2 से गुणा करेंगे तो संख्या आधी हो जाती है। पहले यही बताना चाहता था मैं, एक आध बार अगर भिन्न वाली संख्या आए तो उसको भी हल करके दिखा दूंगा, उसे क्यों नहीं करना चाहता था मैं करके, ठीक है। तो हम क्या है, 2x को कॉमन लिए और मध्य पद को लिखे और 2x से ही भाग दे देंगे, तो देखो ये आधी हो जाएगी।
एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ पे क्या है गुणा कर देते हैं, एक से कट गया समझो, ठीक है। चर के साथ, संख्या के साथ, तो ये दशमलव में चला जाएगा तो 7/2 लिख लेते हैं, ठीक है। एक से कट गया यहाँ पे, ये 330। देखो यहाँ पे 7 था ना, और इसको हम आधी करने के लिए क्या करेंगे, 2 से ही भाग देंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 से ही भाग दिया समझो, देखो ठीक है ना। ठीक, अब इसका क्या है, हम इसी का ये क्या है हमारा सर्वसमीका बना रहे हैं, ठीक है। ये माइनस वाले तो हमारा सेकंड क्या है इस वर्ग से। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है माइनस है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है माइनस है, 2x है 2x है, गुणा में a है, गुणा में 7/2 है, यानी a की वैल्यू 7/2 आ गया। अब a का वर्ग को हम दोनों समीकरण में जोड़ देंगे, दोनों पक्ष में, ठीक है, यानी इसी को। तो लिखता हूं मैं ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस 2x गुणा में 7/2 प्लस, अरे इसको लिखना था 300 प्लस 7/2, ठीक है। मैं ये लिखना था ना, पहले लिख के बताता था कि ये 2x का गुणांक 7/2 का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर लिखता था, ठीक है। ठीक है, उसे आप लिख लेना, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख दिया, टाइम नहीं है ना, आज आधा घंटा भी एक क्वेश्चन नहीं किए हैं, एक क्वेश्चन अब करके दिखाऊंगा तब तो। अब ये क्या हमारे सर्वसमीका से मिलता जुलता है, इसको हम सर्वसमीका यूज कर लेंगे। देखो इस सर्वसमीका से एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, माइनस है, 2x है, 2x है, एक का वैल्यू बताया ना 7/2 प्लस 7 का यानी a का वर्ग, यानी यहाँ पे a और a देखो सेम सम है, 7/2 a और a, यहाँ पे a का वर्ग है तो a का वर्ग ठीक है। तो ये हमारा समीकरण इस सर्वसमीका से मेल खाया। अब इस समीकरण को हमें इस पूर्ण वर्ग में लानी है, पूर्ण वर्ग सर्वसमीका में। इसको हम क्या है इसमें ला सकते हैं, उसी तरह इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं। तो लिखता हूं मैं सर्वसमीका एक्स स्क्वायर माइनस 2xa प्लस एक स्क्वायर बराबर x माइनस a बराबर इस पूरे का वर्ग लेने पर, ठीक। ये माइनस है ना, 2x के सामने माइनस इसलिए माइनस एक्स स्क्वायर और a स्क्वायर एक्स a पूरे का वर्ग, ठीक। बराबर करेंगे, x को उठाएंगे, वर्ग को देखो, ठीक है, माइनस माइनस, क्योंकि मान लो इसका भी वर्ग है इसका भी वर्ग है तो वर्ग तो देखो 7 के a की वैल्यू दिया है यहाँ पे 7/2 पूरे का वर्ग, ठीक है। यहाँ पे पूरे का वर्ग है, बराबर करता हूँ मैं, बराबर इधर 330 प्लस 7 का वर्ग 49, 2 का वर्ग 4। अब इसका गुणा इसके साथ होगा, उसके बाद दोनों का जोड़ होगा, ठीक है, गुणनफल का जोड़ इसके साथ। तो आगे हल करते हैं, x 7/2 पूरे का वर्ग बराबर, जल्दी करते हैं, 4 शून्यम 0, 4 तिया 12 और 4 तिया 12 और उसका हासिलाई 1 था तो 13 प्लस 4 9 पूरे का बटा 4, ठीक है। 4 तिया 12 था ना, हासिलाई 1 था, बराबर x 7/2 पूरे का वर्ग, ठीक। अब ये देखो जुड़ेंगे ना तो 9 हो गया ये, और 4 2 6 हो गया, 13 ये 4, तो ये किसका वर्ग है, अब क्या इसमें हम क्या वर्ग को पक्षांतरित करते हैं, ठीक है। तो वर्ग को उधर पक्षांतरित करेंगे तो कोष्टक हट जाता है, ठीक है। प्लस माइनस लिखना, उसके बाद वर्ग को कैसे लिखना, 1 3 6 9/4। ये 37 का है, मैंने निकाल चुका था अपने क्वेश्चन में,
मैं आपको एक बार देख लेता हूँ कंफर्म। हाँ 37, ये 37 का वर्ग है, ठीक है 37 का वर्ग, और 1359 का वर्गमूल होगा 37, ठीक है। तो मैं ये आपको करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं है, 1 घंटे में 2 क्वेश्चन हल कराने हैं। तो करना कैसे, इसको हम क्या है 3 से भाग देंगे ना, ठीक है। कैसे करेंगे पता है ना, ये 13 करेंगे 6 9 और इसको लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे, ठीक है। और जितने भी इधर गुणनखंड निकलेंगे आपस में क्या है उसको क्या करेंगे 2 के जोड़ी बनाएंगे, ठीक है। तो आप इसको लघुत्तम समापवर्त करके निकाल लेना, ठीक है। ये क्या है 2 से नहीं जाएगा 3 से, ये 3 से ही जाएगा, ठीक है। पहले 3 से शुरू कर लेना, और चूंकि ये क्या वर्गमूल है तो 2 की जोड़ी को निकाल लेना, ठीक है। अंदर में क्या है ऐसे कर लेना और 2 की जोड़ी को निकाल लेना, एक एक करके। 2 जोड़ी है तो एक एक निकाल लेना, ठीक। इसको करते हुए आ रहा हूँ, लंबा खींचा चला जाएगा, ठीक है। तो 100-7/2 बराबर प्लस माइनस, और ये 1359 का 69 का 37 है, ठीक है। और इसको मैंने ना इससे हल किया था तो 36 आया था। किससे ट्रिक होता है ना, ऑनलाइन बताते हैं ट्रिक, बीच 2 संख्याओं को लेना फिर इसका 2 संख्या को लेना ऐसे। तो 37 ना आके 36 आ गया था, फिर चेक किया मोबाइल में कैलकुलेटर में तो 37 आया, ठीक। अब इसको क्या पक्षांतरित कर देते हैं, 100 को स्वतंत्र लिखे बराबर किए, ये माइनस है तो 7/2 धनात्मक प्लस ये माइनस 37/2, ठीक। ये हमारा समीकरण है, समझो। अब इस समीकरण का क्या करेंगे, एक बार धनात्मक एक बार ऋणात्मक लेते हैं, ठीक है। फटाफट लेते हैं। पहला समीकरण में धनात्मक चिन्ह लेने पर, ठीक, बराबर किए, 100 बराबर लिया 7/2 प्लस धनात्मक चिन्ह, ठीक 37/2 बराबर 100 बराबर, चूंकि समान 2 भिन्न है उसका क्या है हर समान है तो ले लेते हैं, और अंशों को यहाँ पे जोड़ देते हैं, जोड़ना है तो 37 में 7 कितना 44, ठीक है। 14 7 दूनी 14 होते हैं, 44/2 100 बराबर आया ये 22। आंसर सही आया है, 100 बराबर 22 आया है, ठीक। अब सेकेंड लेते हैं समीकरण में, ऋणात्मक ऐसे लिखना था, चिन्ह लेने पर जल्दी में ऐसे होता है, ठीक। 100 बराबर लिया, अब ऋणात्मक चिन्ह को लेंगे, ठीक है। x और इसको बराबर कर लेते हैं ऐसे, 100 बराबर 7/2 ऋण चिन्ह को लिए, ठीक 37 और ये 2, 100 बराबर आया, क्योंकि हर समान है अंश को घटा देंगे यहाँ पे 7 - 37, तो 100 बराबर आएगा 37 जी। एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है तो संख्या घट जाएगी, 37 में 7 गया तो बचेगा 30, लेकिन 37 बड़ी है तो ऋणात्मक लगाएंगे भाई बटा 2। 100 बराबर क्या, एक संख्या ऋणात्मक एक संख्या धनात्मक है, ठीक है, तो भागफल ऋणात्मक ही आएगा। तो संख्या ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक है, हमारा संख्या ऋणात्मक बोलता हूँ, शीर्ष लंब की लंबाई कभी भी क्या है ऋणात्मक नहीं होगी। देखो हमने x क्या लिए थे, शीर्ष लंब की लंबाई बराबर x लिए थे, तो x की 2 वैल्यू आए हैं, ठीक है, x बराबर 22 आया है और x बराबर ऋणात्मक 15, तो हम कहेंगे शीर्ष लंब की लंबाई ऋणात्मक नहीं होती है।
तो हम इसको बस मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपकी समझ के लिए कि चूंकि 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 शीर्ष लंब की लंबाई ऋणात्मक नहीं होती अतः x बराबर मानेंगे हम 22 है। ठीक है, अगर x 22 है, अगर x 22 है तो शीर्ष लंब की लंबाई ही पूछा गया है इसमें। ठीक है, तो शीर्ष लंब की लंबाई देखो प्रश्न में कहाँ गए, प्रश्न ये है यहाँ पे शीर्ष लंब की लंबाई ही पूछा गया है, लेकिन हम इसकी आधार भुजा की चौड़ाई भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आधार भुजा की चौड़ाई, अतः तो हमारा आंसर तो यही है। ठीक है, हमने इसको ही एक समाना था जिसको पूछा गया था। तो अतः आधार भुजा यानी चौड़ाई बराबर क्या था, 330/x बराबर करेंगे और x के स्थान पे रख देंगे 22 को। x बराबर 22 लेंगे ना, 22 बड़ा आसान है आपके लिए। ठीक है, इसको नीचे उतारते चले जाना। 11 दूनी और 11 तिया, 0 का 0, ये और होगा आगे बराबर 15। ठीक है, चौड़ाई, तो ये हमारा आंसर, ये लंबाई यहाँ पे लिख देता हूँ, लंबाई आया है 22 और चौड़ाई आया है 15। ये मीटर में है ना, सभी मीटर में है। तो ठीक, आप मैं सेकंड क्वेश्चन जल्दी कराता हूँ। ठीक है, क्योंकि छठा एक ही क्वेश्चन में इतना लंबा देरी हो गया और हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मैं लिख के ही रखा हूँ। इसमें भी कुछ सीखने को मिलेगा। देखो इसमें क्या क्या था, दिखाता हूँ प्रश्न को। उसमें केवल क्षेत्रफल था। ठीक है, देखो इसमें आयत का ना क्यारी है, यानी आयत का, देखो फलों की छठा 7वां क्वेश्चन है। ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ कि आयत की फलों की आयताकार क्यारी का परिमाप 76 मीटर है, यानी ये हमारा क्या है, पहला कंडीशन। तथा क्षेत्रफल, आयत का ही क्षेत्रफल दिया है 357 वर्ग मीटर। यहाँ पे 2 क्या है, पात्र है, और 2 क्या है, लंबाई चौड़ाई 2 पात्र और 2 कंडीशन है। इसको हम x और y लेकर भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा क्या है, लेसन ही एक चर का द्विघात समीकरण है, इसलिए एक चर लेंगे। ठीक है, तो क्यारी की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो 2 है ना, तो ठीक है हम लिखते हैं। पहले इसको भी बताना पड़ेगा। यहाँ पे आयत का परिमाप है और आयत का क्षेत्रफल है। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल तो जानते हैं, तो मैं लंबाई, देखो हम इस पहले कंडीशन से क्या बनाएंगे, पात्र का निर्माण करेंगे, दूसरे कंडीशन में डाल देंगे, फट से निकल आएगा। देखो कैसे, देखो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए पूछे ना, तो माना आयत की लंबाई बराबर x है, तो चौड़ाई हेतु पहला कंडीशन के फार्मूले लिखेंगे, जैसे इसमें किए थे ना, दिखाता हूं मैं। देखो ऐसे ही ज्ञात किया जाता है। ठीक है, आधार भुजा हेतु, तो ये क्या कहते थे, पहले कंडीशन को लिखे। ठीक है, बराबर करके 165 किए थे ना, तो उसके ही नीचे मैं क्या किया, उसके फार्मूला लिखा, फार्मूला को लिखा, फिर बराबर करके 165 लिख दिया। सेम टू सेम हमें यहाँ पर वैसे ही करना है। तो आयत का परिमाप क्या होता है, मैं ये चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे। आयत का परिमाप, ये आयत का क्षेत्रफल है, आपको तो मालूम है, सबको पता होता है।
आयत का परिमाप मतलब समझते हैं। परिमाप परिमाप मतलब होता है परिमाप मतलब बाहरी माप। देखो ये बाहरी माप है ना, ये चार क्या है, चार क्या है ये चार क्या है, बाहरी माप है, ठीक है। लंबाई ये लंबाई है, चौड़ाई है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये लंबाई, ठीक है। इसको चौड़ाई मान लो और ये भी चौड़ाई। अब क्या है, परिमाप मतलब होता है चारों या पूर्ण बाहरी लंबाई बोलो या रेखा बोलो, उसके योग यानी जोड़ना को बोलते हैं। जैसे हम लंबाई, चौड़ाई और चारों को हम जोड़ेंगे तो परिमाप निकलेगा। जैसे देखो ये लंबाई लिए, यहाँ से शुरू करते, लंबाई प्लस करेंगे चौड़ाई, ठीक, फिर प्लस करेंगे ये लंबाई, फिर लंबाई, ठीक। मैं आयत की ना क्या है, क्षेत्रफल की तो जानते हैं फार्मूला। मैं परिमाप का फार्मूला बताने जा रहा हूँ कैसे बना, ठीक है। अब उसके बाद फिर प्लस करेंगे, उसके बाद ये चौड़ाई और लास्ट दे, सभी को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो परिमाप मतलब बाहरी माप निकल आता है। जैसे आपका खेत है, चारों तरफ क्या है, मेड़ होते हैं। चारों मेड़ की लंबाई को आप जोड़ दोगे ना तो आपकी खेत का क्या निकल आएगा, परिमाप, ठीक है ना। ये देखो ये आपका खेत है, इसको भी जोड़ दिए, अपने चारों खेत के मेड़ के चारों मेड़ों को जोड़ दिए लंबाई को, तो क्या हो जाएगा, आपकी खेत का परिमाप निकल आएगा। तो देखो आयत का परिमाप बराबर, यहाँ पे दो लंबाई है और दो चौड़ाई है, ठीक है। तो इसको ना दो निकाल देते हैं और ब्रैकेट के अंदर में लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। आपने पढ़ा होगा दो गुणा में मतलब दो ब्रैकेट इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये क्या है, आयत का परिमाप है, ठीक है। दो यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि लंबाई दो है प्लस चौड़ाई भी दो है, इसलिए दो, ठीक। तो हम लिखते हैं आयत की, प्रश्नानुसार लिखते हैं, प्रश्नानुसार क्या दिया है, आयत का परिमाप, प्रश्नानुसार आयत का परिमाप 76 मीटर दिया है, ठीक है। आयत का परिमाप बराबर 76 मीटर। देखो यहाँ पे ना केवल मीटर लिखा है, वर्ग मीटर नहीं लिखा है, क्यों, क्योंकि इसमें भी दो ही पात्र हैं लेकिन गुणा नहीं किया गया है। कहाँ गया, देखो यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई दो पात्र हैं ना, यहाँ पे देखो ये, लेकिन इसको जोड़ा गया है। जोड़ते हैं तो वर्ग या घन नहीं लिखा जाता, ठीक है। केवल गुणा वाली दो पात्र और गुणा वाली तीन पात्र तब होते हैं घन और वर्ग, ठीक है, जोड़ने में नहीं होता है। मीटर है, ठीक है। तो आयत का परिमाप क्या है, दो लंबाई, अब इसे पूरा लिखेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं, प्लस चौड़ाई बराबर 76। अब ये क्या है, ये दो क्या है, लंबाई गुणा लंबाई प्लस मतलब दो क्या है, इसके साथ गुणा में है, तो दो किधर करेंगे तो क्या होगा, भाग बनाएगा। तो हम स्वतंत्र लिखते हैं, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 76, इधर क्या है, गुणा, भाग गुणा में, इधर संख्या क्या है, ब्रैकेट है तो गुणा में है, तो इधर आगे भाग, इसको बराबर करते जाएंगे ना, बराबर किए। अब हम क्या है, लंबाई ले चुके हैं, आयत का क्या है, ये लंबाई को हमने एक से माना है तो एक से किए, प्लस किए, और ये चौड़ाई बराबर, इसको हल करते हैं, 2 तिया 6 यानी एक बच जाएगा, 3 बार में ना 1, 16 बच गया, 2 अट्ठे 16, तो ये। अब देखो चौड़ाई को हम स्वतंत्र लिखते हैं, अब चौड़ाई को लिखे स्वतंत्र चौड़ाई बराबर के बाद जो भी पहली संख्या है उसको लिखते हैं, 38 है। अब ये क्या प्लस में है, देखो किसी संख्या के साथ ये प्लस में है, ठीक है, जोड़ना में है, घटा इसमें नहीं है, भाग या गुणा में,
और ये क्या है, इधर क्या है, ये धनात्मक है x, तो इधर आके ऋणात्मक x। और ये क्या निकल आया हमारा, चौड़ाई का पात्र, और ये हमारा लंबाई का पात्र। अब क्या है, क्षेत्रफल का है, मतलब क्षेत्रफल क्या है, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ देंगे तो इतने बराबर आएंगे 357। तो मैं प्रश्नानुसार लिखता हूँ, प्रश्नानुसार क्या है, आयत का क्षेत्रफल बराबर दिया है, देखो आयत का क्षेत्रफल दिया है 357, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल बराबर 357 वर्ग मीटर है। अब देखो यहाँ पे वर्ग मीटर है, ठीक है। घन मीटर, वर्ग मीटर, घन और वर्ग क्यों लगते हैं यह समझना, ठीक है। या इसको एक बार लिख के समझा दूं क्या, देखो जब भी दो पात्र जैसे x गुणा में x है तो क्या ये वर्ग नहीं हो गया, दो, ठीक। और अगर x गुणा में x तो क्या ये घन नहीं हो गया, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल में क्या होता है, दो पात्र होता है, और आयतन में तीन पात्र होते हैं, लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। इसमें लंबाई और चौड़ाई होता है, इसमें ऊंचाई और बढ़ जाता है, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल तो आपको मालूम है, सूत्र को लिखना है, क्या है, लंबाई गुणा में चौड़ाई, सूत्र को लिखेंगे भाई, बराबर 3, 5, 7। डायरेक्ट इन दोनों को गुणा नहीं करा देना। अब देखो लंबाई कितना दिया है, हमने लिया है x, इसको ना ब्रैकेट में लिखेंगे, इधर ब्रैकेट में, ठीक है, 38 माइनस x, क्योंकि ये एक ही संख्या है और हमारा ये गुणा भी यहाँ पे लग गए समझो, ठीक है। गुणा लगाएंगे ना, ये क्या चौड़ाई है, चौड़ाई बराबर दिया ये, और लंबाई बराबर हमने किधर गया, ये लंबाई बराबर एक समान है। तो हमारा आगे है 3, 5, 7। अब इसको गुणा कराते हैं भाई, ऐसे करते जाना, जांचने वाले को अच्छा लगता है। अब ये क्या है, 38 x हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपको मालूम है, संख्या के साथ होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई x नहीं है, यहाँ पे केवल x है, इधर संख्या नहीं है। 38 x, संख्या को पहले लिखते हैं, उसके बाद चर राशि को। ये धन है, ये ऋण है, तो ऋण x और x क्या बनाएंगे, आधार तो x ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे एक घात है, यहाँ पर भी एक घात है, गुणा के समय घात जुड़ जाती है, ठीक है, बराबर 3, 5, 7। अब इसको अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। घात के घटते क्रम में, और ये माइनस है, ठीक है, मैं गलती कर रहा था। एक्स स्क्वायर क्या ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक, और ये 38 क्या है धनात्मक है, ठीक, बराबर दिया है 3, 5, 7। अब इसको हम इधर ला लेंगे, ठीक है, तब इस माइनस को हटाएंगे। देखो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 38x माइनस 3, 5, 7 बराबर इधर 0, ये सभी इधर आ गए तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यानी 0। अब इस ऋण को हटाते हैं, पिछले वीडियो में ऋण को हटाना बताए थे, ऋण को ब्रैकेट के बाहर किए, अब इधर चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर क्या ऋणात्मक है, यहाँ पे धनात्मक, कुछ नहीं है तो यहाँ पे धनात्मक है, ये प्लस होगा, ये माइनस, ये 38 है, 38x, ये माइनस है वो प्लस, क्योंकि इसको जब हम हल करेंगे, एक ये इसको क्या हटाएंगे तो इस सभी चिन्हों में परिवर्तन फिर से हो जाएगा। एक्स स्क्वायर यहाँ पे धन है ना, कुछ नहीं है तो फिर ऋण लग जाएगा। नेक्स्ट पेज में देखो, फटाफट करते हैं, घंटा होने को है। अभी क्या ऋणात्मक को भूल जाओ, ब्रैकेट के अंदर को उठा लो। और ये हमारा द्विघात या वर्ग समीकरण है, ठीक, प्राप्त हुआ। अब इसमें हम क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे। तो ठीक है, हल करते हैं।
पहला कार्य है अंतिम पद का समीकरण में अंतिम पद प्लस 3, 5, 7 का पक्षांतर करने पर बराबर किए एक्स स्क्वायर माइनस 38x को लिखे बराबर करेंगे प्लस से इधर आके माइनस, ठीक, 0 को नहीं लिखते क्योंकि उसके स्थान पे ये आ गया। अब क्या करते हैं, दूसरा स्टेप बताते आ रहा हूँ। पहले पक्षांतर करेंगे अंतिम पद का, फिर एक्स स्क्वायर के घात क्या गुणांक को हटाते हैं, यहाँ पे नहीं है तो डायरेक्ट हम तीसरा पद में आते हैं और मध्य पद को तोड़ते हैं। मध्य पद को तोड़ने के लिए हम 2x को क्या किए, उभयनिष्ठ निकाले, ब्रैकेट लगाए, 38x किए और इसी से भाग दे देते हैं, ठीक, बराबर -3, 5, 7। घबराना नहीं, मैं यहाँ पे विधि कैसे बदल दिया, यहाँ पे कोई विधि नहीं बदला मैंने, ठीक है। अगर प्रश्न में आता है भिन्न वाली तो उसको हल करके दिखा दूंगा मैं। उभयनिष्ठ 2x का ही लिया जाता है यहाँ पे कॉन्सेप्ट। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, x कट गए चर चर के साथ, संख्या के साथ, 38 यानी कितना हो जाएगा, गुणा कर देते हैं यहाँ पे 19 बराबर -3, 5, 7, ठीक। अब ये क्या है, एक वैल्यू निकल आई, मैं दिखा नहीं रहा हूँ, ठीक है, -2x गुणा में 19 प्लस, फिर मैंने नहीं लिखा 19 का वर्ग दोनों पक्षों में करने पर -3, 5, 7 प्लस 19 का वर्ग, फिर मैंने यहाँ पे नहीं लिख पाया, जल्दी है, 1 घंटा होने को है, ज़्यादा में क्या है ना मन, ठीक है ना, ठीक है। आप लिख लेना दोनों पक्षों में 2x का गुणांक 19 का वर्ग लिखना, समीकरण में 2x का गुणांक संख्या ये 19 है, तो 19 का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर, देखो यहाँ पे 19 का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ दिया ना मैंने पीछे में। अब ये हमारे सर्वसमीका के रूप में मेल खाता है, उसको दिखाना ही पड़ेगा आपको भाई। देखो 2x के सामने ऋण है, यानी हमारा दूसरा सर्वसमीका है ये वाला, मिलान करते जाना, देखो इसको मिलान करते जाना, 2x है माइनस है, 2x है गुणा में a यानी 19 है, ठीक है, प्लस है और यहाँ पे a यानी a का वर्ग है यानी 19 का वर्ग है, ठीक। ये हमारे दूसरे सर्वसमीका से मेल खाता है। अब डायरेक्ट हम इस रूप में लेंगे, तो लिखूं मैं सर्वसमीका एक्स स्क्वायर माइनस 2xa प्लस a का वर्ग बराबर एक्स ए, 2x के सामने माइनस है, पूरे का वर्ग लेने पर। अब वर्ग को देखेंगे, ठीक है, x लिए ब्रैकेट में है माइनस और 19 ये पूरे का वर्ग कैसे आया, x है, x, ठीक, वर्ग वाली संख्या को देखने से यहाँ पे वर्ग है, यहाँ पे वर्ग है, x लिखे, ये माइनस है तो माइनस, a की वैल्यू यहाँ पे दिया 19, तो 19, ये पूरे का वर्ग दिया है 2, ठीक, बराबर लिख तो मैं बराबर -357 प्लस 19 का वर्ग गुणा कराएंगे, देखो 19 गुणा में 19, 9 निया 81, यहाँ से लाए 8, 9 एकम 9, 9 और 8 17, ठीक, 19 होगा, ठीक, इसका 1, 9 और 7 16, हासिल आई 1, 2 इधर है 1 इधर 3, 300 क्या हुआ 61, 361, देखो 357 है और ये 361 है, मतलब 57, 4, 61, ठीक है, 4 संख्या ज़्यादा ही है। इसको आगे और हल करके बताऊंगा, ठीक है ना। ये बड़ी संख्या छोटी संख्या, यहाँ पे संख्या घटेगी, 4 संख्या ज़्यादा है तो 4
4 संख्या ज़्यादा क्यों? 300 है, 357 है और 361 है। 57 के बाद 58, 59, 60, 61, 4 संख्या बस। ठीक, और प्लस है तो प्लस रहेगा यहाँ पे। ठीक, अब वर्गों को इधर पक्षांतरित करेंगे, बराबर प्लस माइनस लिए, ये वर्ग क्या इधर आके करनी बन जाता है। ठीक है, पिछले में नहीं बताया था क्या? पिछले ऊपर क्वेश्चन में ये प्लस माइनस चूंकि बताते आ रहा हूँ। ठीक है, प्लस माइनस 2, 4 का वर्गमूल 2। ठीक है, अब इसको हम पक्षांतरित कर देते हैं। यहीं पे 100 को स्वतंत्र लिखेंगे, 19 लिखा, प्लस माइनस, प्लस है तो इधर प्लस 19 लिखा। ठीक है, और ये 2, इसको हम समीकरण मान ले, और पहला लिखते हैं यहाँ पे समीकरण में धनात्मक चिन्ह लेने पर। ठीक है, जल्दी है इसलिए ये भी कोई गलत नहीं है। 100 बराबर आया, 19 को लिखे, धनात्मक को उतारे, 2 को उतार दिए, तो 100 बराबर कितना आया? 19 और 2 21। ठीक, अब इधर ही लिख दूं क्या? ऐसे में फटाक से आपको दिखाई दे ताकि पेज। अब मैं यहाँ पे ना दूसरा कंडीशन लिख देता हूँ जी। ये दूसरा समीकरण में ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। ठीक, ताकि मुझे भी मेरा क्या बन जाता है, ये नोट से बन जाता है। इसलिए ना अगर ये छोटी सी दूसरे पेज में चला जाएगा तो मज़ा नहीं आता है। अब मैं प्लस बराबर किया, 1 से बराबर लिया 19, ये माइनस माइनस 2 का 2, तो 1 से बराबर आया 19 में 2 घट गया तो 17। ठीक, तो यहाँ पे 100 की वैल्यू हमने लिए थे, मतलब लंबाई लिए थे, आयत की लंबाई 100 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 100 बराबर 17 भी है और 100 बराबर 21 भी है, यानी इसका दो कंडीशन है। ठीक है, अगर हम लंबाई 1 से पहले लंबाई 21 को मानेंगे, पहला कंडीशन माना लंबाई बराबर, लंबाई 100 बराबर 21 है, तब चौड़ाई क्या होगी? चौड़ाई क्या था? देखो, चौड़ाई था 38 माइनस x। ठीक, हम चौड़ाई ज्ञात कर रहे हैं, लंबाई बस निकला है। देखो, x की वैल्यू बस निकले ना, चौड़ाई यानी 38 माइनस x नहीं निकला है। अब हम चौड़ाई निकालने जा रहे हैं और दोनों धनात्मक है तो दोनों संख्या हो सकती है, तो एक एक करके मानते हैं हम। ठीक है, तो चौड़ाई बराबर 38 माइनस 21 करते हैं तो कितना होगा जी? 7 हो गया, 3 में 2 गया तो 1। ठीक, 17। ठीक, ये पहला। दूसरा कंडीशन माना लंबाई 1 बराबर 17 है, कल जैसी क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इस स्थिति में क्या होता है ना, 100 और 100 दोनों लंबाई चौड़ाई कोई भी हो सकता है। ठीक है, इस स्थिति में तो मैं लिख के भी बताऊंगा आपको, तब चौड़ाई क्या होगी? 38 माइनस यहाँ पे x, मतलब 17, 1 बराबर 17, तो क्या हुआ? 8 में 7 गया तो 1 बचेगा। ठीक, और 3 में 1 गया तो 2। देखो, वही संख्या रिपीट हो रहा है। ठीक है, 21 रखेंगे तो 17, 17 रखेंगे तो 21, और यहाँ पे भी 21 और 17 है। तो आप क्वेश्चन में ये लिखना कि लंबाई बड़ी होती है ना, तो 21 को लिखना। मैं ये नहीं बता पाया, हाँ यही होना था। लंबाई क्या है?
यहाँ पे प्रश्न में पूछा था क्या, लंबाई क्या है, बड़ी होती है, ठीक है। तो लंबाई को हम 21 मानेंगे और चौड़ाई क्या है, छोटी होती है। सच में चौड़ाई छोटी होती है, ठीक है। चौड़ाई लंबाई से छोटी होता है, इसलिए चौड़ाई को चौड़ाई कहा जाता है। लंबाई चौड़ाई से बड़ी होती है, इसलिए लंबाई को लंबाई कहा जाता है। तो हमारा लंबाई निकला 21 और चौड़ाई निकला 17, ठीक है। बड़ी संख्या को मानना, ये नहीं कह देना। तो मेरे हिसाब से ना ये पहला कंडीशन ही सही है, ठीक है। अगर हम लंबाई को 21 मानेंगे तो चौड़ाई 17 आया। अगर हम लंबाई को क्या है 17 मानेंगे तो चौड़ाई तो बड़ी हो गई, यानी ये हमारी गलत है, ठीक है। यानी हमारा पहला कंडीशन सही है, ठीक। बड़ी को माना जाता है लंबाई, छोटी को माना जाता है चौड़ाई। तो आंसर हमारा ये है। तो ठीक है, आज 1 घंटा हो गया है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो फिर हमारा 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां, ठीक है।